हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका अपना यूट्यूब चैनल TCC एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में लेकर के आए क्लास 12 जो सब्जेक्ट हो गई हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आज बताएंगे। दोस्तों, इतिहास को हमने पूरी डीपली गहराई के साथ बताएंगे। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब TCC एजुकेशन। यदि मेरे चैनल को आपने पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचा जाए। दोस्तों, मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को कर लेंगे लाइक और अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर देंगे ताकि लॉकडाउन की छुट्टी में अपने सभी दोस्त अपने घर बैठे पढ़ाई कर सके। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। जो आपके यह क्वेश्चन यह हुआ है हमें पूरे डिटेल के साथ बनाएंगे। आप मेरे चैनल में आप बने रहेंगे और यहाँ पे क्लास 12 की हिस्ट्री होगी। दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि इतिहास किसे कहते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है और 12th में कौन कौन सी इतिहास चैप्टर के बारे में पढ़नी है, टॉपिक पढ़नी है। उस टॉपिक के बारे में भी आज हम जिक्र करेंगे। मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। दोस्तों, इतिहास आपका सबसे पहला क्वेश्चन यह कहता है कि इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों, इतिहास मतलब इति जोड़हास यानी कि बीती हुई कहानी को हमें इतिहास कहते हैं। जो कहानी आपको बीती है, जैसे अभी आप जो है आपने कुछ 2 दिन 10 दिन साल बाद 10 साल 15 साल पहले जो आपने काम किया हो वो उसी की आज का इतिहास किया जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जैसे आपने जो आपके देश के नेता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी आपका देश के सहयोग करने वाले जो नेता हैं, नेतागण हैं, या हमारे देश की आज़ादी में जो हमारे सहयोग लिए थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उसके इतिहास में मतलब हम लोग पुनः याद कर पाते, उसी को इतिहास कहते हैं। यानी कि इति जोड़हास यानी कि इति मतलब बीती हुई कहानी को याद करना इतिहास कहलाता है। दोस्तों, आपके लिए डेफिनेशन के साथ हम आज बताएंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह शाखा है जो हमें यह बताता है कि घटना कब घटी, घटना क्यों घटी और घटना कैसे घटी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण दोस्तों यह है कि घटना कब घटी, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। कि जो घटना घटा हुआ हो, पूर्ण रूप के बारे में बताता हो, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। दोस्तों, अभी यह आगे रहा कि इतिहास के 3 भाग बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास जो आपके प्राचीन कालों से है, प्राचीन कालों से, उसी को प्राचीन इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन जो मध्यकाल में होती है, आधुनिक जो अभी वर्तमान में चल रहा हो, तो उसी आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों, इतिहास के 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास के 3 भाग में बांटा गया है। दोस्तों, आपके टॉपिक पढ़नी है जो आपकी क्लास 12 के से आपकी इतिहास चैप्टर से जो टॉपिक पढ़नी है वो टॉपिक आपकी पहला है पुरातन एवं प्राचीन भारत। पुरातन एवं प्राचीन भारत। इस पुरातन एवं प्राचीन भारत के अंतर्गत आपकी जो टॉपिक पढ़नी है वो टॉपिक आपकी 4 पढ़नी है। पुरातन एवं प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 टॉपिक आपका है। पहला टॉपिक आपका पढ़ने के लिए मिलेगा हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यानी हड़प्पा सभ्यता किस तरह से उजागर किया गया था उसके बारे में बताएंगे, जो आपकी फर्स्ट टॉपिक होगी। सेकेंड टॉपिक आपका पढ़ना है मौर्य से गुप्त काल का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। मौर्य गुप्त काल के समय राजनीतिक आर्थिक इतिहास किस तरह से मौर्य साम्राज्य ने अपना बनाया था गुप्त काल में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरी टॉपिक में। दोस्तों, तीसरी टॉपिक आपका यह रहेगा कि सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में। कहता है हमारे समाज इतिहास महाभारत के इतिहास में किस तरह से संदर्भ किया गया था, किस तरह से वो अवलोकन किए थे हमारे समाज के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपकी तीसरी टॉपिक होगी। दोस्तों, आपकी चौथा टॉपिक आपका होगा कि बौद्ध धर्म एवं सनाची स्फूर्ति के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत धर्मों का इतिहास। यानी कि हमें चौथा टॉपिक जो होगी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसका स्फूर्ति यानी कि इसकी मूर्तियाँ स्थापना किया था प्राचीन भारत के इस धर्मों में किस तरह से अपना नाम उजागर किए थे बौद्ध धर्म, जो बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, ये आपका अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपके जो टॉपिक पढ़नी है वो टॉपिक आपका 5 होंगे मध्यकालीन भारत के अंतर्गत। पहला फर्स्ट टॉपिक आपका मिलेगा कृषि संबंध। मध्यकालीन के समय मध्यकालीन इतिहास में आपकी फर्स्ट जो टॉपिक है कृषि संबंध, कृषि के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आपकी सेकेंड टॉपिक रहेगी
इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण, यानी कहने कि हमें किस तरह से इतिहास का निर्माण किया गया था, पुनर्निर्माण, उस निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा, जो दूसरी टॉपिक होगी आपकी। तीसरी टॉपिक इसलिए पढ़ने के लिए है नूतन स्थापित कला हम्पी, यानी कि नूतन की स्थापना किस कला के हम्पी के द्वारा किया गया था, वो आपकी तीसरी टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगी, जो आपकी मध्यकालीन भारत में। चौथी टॉपिक आपका होगा भक्ति स्मृति परंपरा के बारे में पढ़ने के लिए। और पांचवी टॉपिक आपको मिलेगी विदेशी यात्रा का विवरण मध्यकालीन समाज, यानी कहता है हमारे मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास के समय हमारे देश के लोगों ने विदेशी यात्रा किस तरह से किए थे, उसके विवरणों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपकी पांचवा टॉपिक होगी। दोस्तों अगला आपको है पार्ट पढ़ने के लिए मिलेगा आधुनिक भारत। तीसरा पार्ट आपका आधुनिक भारत है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है उसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे और बताएंगे। पहले आपके टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा सरकारी रिपोर्ट के साथ, यानी कि आधुनिक भारत के समय, आज के समय में हमारी सरकारों ने किस तरह से रिपोर्टों को साक्षी बना करके अपना उजागर कर रहा है देशों को, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिला, जो आपकी फर्स्ट टॉपिक होगी आधुनिक भारत के अंतर्गत। दूसरी टॉपिक है 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व। हमारे देश में 1857 के आंदोलन के प्रतिनिधित्व किस तरह से किया गया था आधुनिक भारत में, आज के हमारे वर्तमान भारत में, तो आपकी सेकेंड टॉपिक होगी। दूसरी टॉपिक में उसे पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे उसके साथ। तीसरा जो आपके है नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापना, यानी कहता है नगरीकरण, नगर योजना की स्थापना किस तरह से हमारे आधुनिक भारत में किया गया था, जिसके आपके तीसरी टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेंगे। चौथी टॉपिक आपका मिलेगा महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से, यानी कि महात्मा गांधी ने समकालीन दृष्टि से अपने देश के हितों के लिए महात्मा गांधी किस तरह से दृष्टिकोणों के साथ हमारे देश के बारे में सहयोग किए हैं और किस तरह से हम लोगों को बताते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, जो आपकी चौथी टॉपिक होगी। इसलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इसी टॉपिक में उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जो आपकी चौथी टॉपिक होगी आधुनिक भारत का। पांचवा आपको टॉपिक मिलेगी भारत का विभाजन एवं अभिलेख स्रोतों से अध्ययन। कहते हैं हमारे भारत विभाजन का अभिलेख किस तरह से अभिलेख किया गया था, भारत का विभाजन किस तरह से बंटवारा हुआ था, जिससे भारत बांग्लादेश से किस तरह से विभाजित हुआ, पाकिस्तान से किस तरह से विभाजित हुआ, तो उसके बारे में इस टॉपिक में हमें जिक्र करेंगे कि भारत का विभाजन किस तरह से अभिलेख किया गया है। दोस्तों आपकी छठी टॉपिक जो होगी भारतीय संविधान निर्माण, यानी कि भारत देश का संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया था। जो हमारे भारत का संविधान बना था 26 जनवरी 1950, इसको जो लागू किया गया था, और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय जो लगे थे, और उसकी अध्यक्षता हमारे जो किए थे भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। तो उसके संविधान निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिले, जो आपकी छठे टॉपिक होंगे। दोस्तों तब तक मेरे वीडियो को आपने देख रहा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और TCC एजुकेशन जो आपकी प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, हर एक क्लास के वीडियो आपके अलग अलग डाल चुके हैं, तो उसमें जाकर के भी आप देख सकते हैं। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको हर एक वीडियो का लिंक दे देंगे, ताकि आपसे कोई क्लास छूटे नहीं। चलिए हम लोग बात करेंगे आपकी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत टॉपिक जो थी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, तो आज हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व के बारे में हमने वस्तुनिष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देंगे, उसके बताएंगे। दोस्तों मेरी ऑब्जेक्टिव कैसी रहेगी, मेरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा लगेगा, तो कमेंट्स बॉक्स में लेकर के बताएंगे, और आपको साथ में लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे कैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा, तो आपके सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। चलो दोस्तों, हमने पहला आपकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहा हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से संबंधित, जो आपकी पहली क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम सबसे पहले खोज किसने किया था। एलेक्जेंडर, बी दयाराम साहनी, सी कर्नल वंश, और डी मैक्स मुलर। तो दोस्तों कमेंट्स में फटाफट लिखकर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपका समय अब से शुरू हुआ, चलिए बताइए।
चलिए देखिए तो सुनेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाता है बी की ओर, यानी कि सही आंसर आपका बी हो जाएगा, दयानंद साहनी हो जाएंगे। चलिए हमने अगले क्वेश्चनों को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पर रहा और पढ़िए दोस्तों, बताओ इसका फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पहला है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए साहित्य स्रोताओं के आधार पर, बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर और डी उपयुक्त सभी के आधार पर। तो चलिए फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की ओर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्य स्रोतों के आधार पर, यानी साहित्य के आधार पर आपको किया गया था, तो आपका ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी कहता है कि विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, कि विदेशी यात्रियों के बारे में भी हम लोग का इतिहास के बारे में पढ़ने के लिए मिला था। और आपका सी बताता है पुरातत्वीय अवशेषों के आधार पर, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आएगा इस तीसरा नंबर है। चलिए फटाफट इसको पढ़िए और बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। यदि मेरी क्वेश्चन सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और मेरे कमेंट्स में जरूर लिखें। चलिए आपका सही है कमेंट्स में लिखते जाएंगे। चलिए तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उल्लेखन हुआ है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा और डी है लोथल। तो दोस्तों फटाफट बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसी प्रकार हमने आप इस वीडियो में 40 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। चलिए बताइए फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ए की ओर होंगे, यानी कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम के स्थान किसका उल्लेखन किया गया था। तो उल्लेखन किया गया था ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर गाइस, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 यह है। चलिए बताइए, कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है रावी नदी, सी है झेलम नदी और डी है चेनाब नदी। तो दोस्तों बताएं इसका फटाफट बताएं कमेंट्स में क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जाता है ए की ओर, सिंधु नदी होंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ, इसे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए की ओर जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 5, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए है सिंधु, बी है ब्यास, सी है सतलज और डी है रावी। तो दोस्तों बताओ फटाफट इसका किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर होंगे, यानी हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ, इसे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर गाइस आपका 6 ये रहा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन ए व्यापार, बी है नगर योजना वास्तुकला, सी है कला और डी है पशुपालन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका बी की ओर, नगर योजना वास्तुकला थी, यानी राइट आंसर आपका बी इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और बताइए क्या गाइस बहुत अच्छा है, क्या इसका सही आंसर होगा। कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का परिणाम कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का परिणाम कहाँ से मिला। ऑप्शन है लोथल से, बी है कालीबंगा से, सी है राखीगढ़ से और डी है बनमाली से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हमें कमेंट्स में लिखना ना भूलें, फटाफट बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। तो सिंधु सभ्यता में गोदी का बड़ा परिणाम कहाँ से मिला था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लोथल हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए की ओर जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 रहा क्वेश्चन, ये बताइए क्या इसका सही आंसर होंगे। किसी सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है रंगपुरी, सी है शुद्ध काजीगढ़ और डी है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका 8 का सही आंसर जाता है आपका डी की ओर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो।
इन्हें कि सिंधु सभ्यता स्थल की स्फूर्ति कला का साक्ष्य मिलने वाला क्या था, मोहनजोदड़ो था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर ये आपका 8-9 रहा। कहते हैं पुरातन के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन है साहित्य, बी है सिक्के, सी है अभिलेख और डी है भावेश। चलो बताएं क्या इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जाता है एक होंगे साहित्य होंगे, यानी कि पुरातन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो आपका साहित्य नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 रहा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, बी है लोकतंत्रात्मक, सी है नगरपालिका जैसा और डी है गणतंत्रात्मक। तो क्या इसका सही आंसर होंगे, तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, नगरपालिका होंगे, नगरपालिका जैसा होगा, इसे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 ये रहा। कहते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। ऑप्शन है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होंगे, जल्दी हमें बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जाता है डी की ओर होंगे, लोथल होंगे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, तो आपका लोथल में था, इसे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहा, स्क्रीन पर पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होंगे। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है कोटदीजी और डी है राखी गाढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होंगे, तो इसका सही आंसर जाता है आपका एक ही और मोहनजोदड़ो होंगे। सिंधु सभ्यता के नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखा इस क्वेश्चन नंबर आपका 13 यह रहा। कहता सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, बी है ईरान, सी है अफगानिस्तान और डी है चीन। चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर होंगे, चीन होंगे। सिंधु घाटी के किस दशा का व्यापारिक संबंध नहीं था, तो चीन से नहीं था, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 14 यह रहा स्क्रीन पर। कहता सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन ए है इंद्र, बी है विष्णु, सी है पशुपति महादेव और डी है गणेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट में लिखिए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जाता है आपका परशुराम की ओर जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, सी। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे, तो परशुराम महादेव थे, जिसे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यह रहा आपके स्क्रीन पर। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों टीला के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है चंद्रमोदड़ो और सी है मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, मोहनजोदड़ो होंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 16 ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होंगे। कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु ज्ञान नहीं था, यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन है सोना, बी है चांदी, सी है लोहा और डी है तांबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, बताएं क्या इसका आपने कई बार बोर्डों ने पूछा है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर हो जाएंगे, लोहा हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 स्क्रीन पर रहा, पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होंगे। तो क्वेश्चन 17 आपका आता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान, डी है गुजरात।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होंगे? तो सही आंसर जाता है आपका सी की ओर, ये राजस्थान होंगे, यानी राजस्थान इसका आंसर सी हो जाएगा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका राजस्थान इसमें सी है, इसका आंसर सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 18 ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए बताइए। कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, बी है सिंधु, सी है उर्दू और डी है फारसी। इस किस भाषा का और संबंध है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, सिंधु। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 19 दोस्तों 19 हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, बी है प्राकृतिक कारण, सी है मानवीय कारण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होंगे? तो इसका सही आंसर जाता है डी की ओर, उपयुक्त सभी होंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? विदेशी आगमन थे, प्राकृतिक भी कारण थे, मानवीय कारण थे। इसे राइट आंसर आपका डी की ओर जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आपका यह रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर कहाँ की ओर जाता है? तो सही आंसर आपका ए की ओर जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ए की ओर होगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। दोस्तों माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब DCC एजुकेशन, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर नहीं रखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 21 नंबर ये रहा। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन है बलूचिस्तान, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा और डी है आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधे का निकलना दिखता है। तो आपका कौन सा समय में होगा? तब मोहनजोदड़ो के समय में होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा। उस समय हड़प्पा का शासन था। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहा। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है रोमन सभ्यता और डी है चीन सभ्यता। तो बताओ फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभा में देखने को मिलती है? तो आपका राइट आंसर चला जाता है ए की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी से निकली बनी है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 23 हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, बी है नव पाषाण युग, सी है कांस्य युग और डी है लौह युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर किस की ओर जाता है? तो सही आंसर जाता है सी की ओर, कांस्य युग का था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका राइट आंसर सी की ओर जाएगा, कांस्य युग की यह सभ्यता थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24 जाता है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, बी है पितृसत्तात्मक, सी है उपयुक्त दोनों और डी है कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर किस की ओर जाएगा? तो सही आंसर जाता है ए की ओर, मातृसत्तात्मकता थी। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक थी। इसे राइट आंसर आपका ए की ओर चला जाता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मातृसत्ता थी। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 25 आपका ये रहा। चलिए गाइस, कहता सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है मिस्र की सभ्यता, डी है क्रीट की सभ्यता। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाता है ए की ओर, चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, चीन की सभ्यता नहीं है।
चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है रावी नदी, बी है सिंधु नदी, सी है सतलज नदी और डी है सरस्वती नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होंगे? तो सही आंसर जाता है डी की ओर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, इसी राइट आंसर आपका सी की ओर जाता है, डी की ओर जाता है, सरस्वती हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका ये स्क्रीन पर ये रहा, आपके 27 नंबर क्वेश्चन। कहते सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का है? ऑप्शन है आयताकार है, बी है वर्गाकार है, सी है वृत्ताकार है और डी है त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाता है आपका डी की ओर होंगे, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का था, इसे राइट आंसर आपका डी की ओर जाता है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 28। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है, कमेंट से लिखते जाइए, ठीक है, सभी को नाम हम अंत में ले लेंगे। चलिए बहुत अच्छा है। कहता है राख दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 और डी 1923। तो इसका दोस्तों सही आंसर किसकी ओर जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी की ओर, यानी कि खास दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष में मिला था? तो इसका राइट आंसर आपका सी की ओर जाता है, 1922 हो जाएगा, राइट आंसर 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 29, हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। हड़प्पा संस्कृत किस पर आधारित थी? ऑप्शन है व्यापार पर, बी है कृषि पर, सी है पशुपालन पर और डी है शिकार पर। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर जाता है ए की ओर, व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृत किस पर आधारित है? तो आपका व्यापार पर आधारित, इसे राइट आंसर आपका ए की ओर जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 31, हल से जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हल से जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन ए होगा कालीबंगा, बी होगा रंगपुर, सी है लोथल और डी है रोपड़। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होंगे? फटाफट इसका बताते जाएं क्या इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कहता है हल से जुड़े खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हल से जुड़े खेत के साक्ष्य मिले थे आपका कालीबंगा से मिलेगा, इसलिए राइट आंसर आपका ए की ओर जाता है, कालीबंगा हुआ, कालीबंगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 31 ये रहा स्क्रीन पर। कहता है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था? कहता है कि किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाए, यानी कि जब महिला और पुरुष जब दोनों मर जाते थे, जिस पुरुष मर जाए तो उसके साथ महिलाओं को, या महिला मर जाए तो उसके साथ पुरुषों को, दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। तो किस सिंधु स्थल पर? ऑप्शन है लोथल, बी है सुकोतला और डी है रोपड़, सी है रोपड़ और डी है बनवाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखना ना भूलें, फटाफट लिखते जाए क्या इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर जाता है सी की ओर। किसी सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था, तो इसका राइट आंसर जाता है सी की ओर, रोपड़ की ओर हो जाएगी। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 32, पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए है हाथी, बी है बाघ, सी है शेर, डी है भैंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, शेर। पशुपति महादेव के मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका जाता है सी की ओर, शेर हो जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन 33, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्थानागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए थे? कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नातगर के अन्वेषण अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो ऑप्शन आपका ये है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। चलिए बताइए क्या इसका आंसर सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जाता है बी की ओर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष स्नातगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते थे? तो इसका राइट आंसर आपका बी की ओर जाएगा, यानी कि आपका मोहनजोदड़ो होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 34 ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और बताइए क्या इसका सही आंसर होगा।
कहता है किस स्थान से शतरंज के खेल के प्राप्त हुआ है, किस स्थान से शतरंज के खेल के प्राप्त हुआ है। तब उसका राइट आंसर जाता है हड़प्पा, बी है कालीबंगम, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो दोस्तों सही आंसर किसकी ओर जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी की ओर, लोथल होंगे। किसी स्थान में शतरंज के खेल से प्राप्त हुआ है तो लोथल से हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ये 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और पढ़िए बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। कहता है कि राम का तो ऑप्शन 35 नंबर है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उल्लेखन करवाया था। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा हो जाएंगे, हड़प्पा की हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका ये 35 रहा है स्क्रीन पर, पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन ए है विष्णु की, बी है वरुण की, सी है मातृ देवी की और डी है इंद्र की। तो यह सही आंसर किसकी हो जाएगा, तो सही आंसर आपका सी की हो जाता है, मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपन्यास करते थे तो मातृ देवी की करते थे, देवी जी का, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर आपका ऐसा 33 रहा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, बी है शहरी सभ्यता, सी है भोजन संग्राहक सभ्यता और डी है कबीलाई सभ्यता। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर जाता है बी की ओर, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो आपका शहरी सभ्यता होगा, इसे राइट आंसर आपका बी की ओर जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर आपका 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। चलिए बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जाता है बी की ओर हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो होगा, इसके राइट आंसर आपका बी की ओर जाएगा, इसे हमने बी को इसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका गाइस 39 रहा। कहता है लोथल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी पर, बी है ब्यास नदी पर, सी है भोगवा नदी पर और डी है रावी नदी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होंगे, कमेंट्स में लिखना ना भूलें, बताएं फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर जाता है सी की ओर, भोगवा होंगे। लोथल किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भोगवा पर स्थित होते हैं, भोगवा पर स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 40 ए रहा स्क्रीन पर, पढ़िए और बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा राजधानी थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चहुदड़ो, बी हड़प्पा लोथल, सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी है लोथल कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर किसकी ओर जाता है, तो राइट आंसर आपका सी की ओर होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहाँ थी, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो होंगे। दोस्तों आप तक इसकी वीडियो में इतनी तक क्वेश्चन रहेगी, अगले पार्ट की वीडियो हम लेकर के आएंगे जो आपके होंगे मोस्ट गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो मेरे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, आया इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तब तक आपने मेरी वीडियो में तक बने रहेंगे। आज जय हिंद जय भारत, हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।